Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. And dear students, today is our lecture number 5 of this chapter. Overall lecture number 39, and today is 20th of July 2020. Dear students, we are studying 14.3 topic, that is pollutants. So I will remind you for the test of today on Monday 20th of July. The format of the test will be as usual of short question which will be asked from the book, and the syllabus of the test is from start to the pollutants. The topic pollutants from the start. So let's start our today's topic. First of all, dear students, a pollutant is a waste material that pollutes air, water or soil. कोई भी चीज जिसको हम पोल्यूटेंट कहेंगे वो 3 मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट के जो 3 बुनियादी कंपोनेंट हैं, एयर हवा, वाटर पानी एंड सॉइल और मिट्टी। एक ऐसा मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत ना हो लेकिन वो मटेरियल हवा को नुकसान दे, वाटर को नुकसान दे या ज़मीन को नुकसान दे, that is called a pollutant. Just a simple definition of pollutant is 3 factors determine the severity of a pollutant. तो हम सवाल आ सकता है कि name the 3 factors that determine the severity of a pollutant. कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक pollutant कितना ज़्यादा खतरनाक है? How can we say that a pollutant is how much? How can we say that a pollutant is how much dangerous? 3 factors determine the severity of a pollutant. It's एक क्वेश्चन है आज के टेस्ट के मुतालिक। जी बेटा बताइए सर जी एक सेकंड देखिए वो कहता है कि इस जो पेज है हमने जो आगे डिस्कस किया था, इस पेज के अंदर पहला क्वेश्चन है पोल्यूटेंट की डेफिनेशन। व्हाट इज अ पोल्यूटेंट? डिफाइन पोल्यूटेंट। अ पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर एंड सॉइल। ये हो गई डेफिनेशन इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके कोई भी पोल्यूटेंट है उसकी सिवियरिटी या शिद्दत को पहचानने के लिए वी हैव 3 मेन फैक्टर्स। उसकी केमिकल नेचर, व्हाट इज इट्स केमिकल नेचर, उसकी केमिकल नेचर कैसी है। डेफिनेटली कि उसमें ऐसा कौन से कंपाउंड्स हैं कि जो हमारे बॉडी में जाकर या किसी जगह पर भी जाकर तबाही फैलाते हैं। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। मिसाल के तौर पे एक खास जगह है जहाँ पे कोई पोल्यूटेंट मौजूद है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ही इतनी कम है, मिकदार इतनी थोड़ी है कि उसने नुकसान क्या पहुंचाना है। ठीक है ना। तो ये भी डिपेंड करता है किसी इलाके में, किसी जगह पर जो पोल्यूटेंट मौजूद है उसकी मिकदार, अगर उसकी मिकदार ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा हवा को। अगर फिजा के अंदर मौजूद किसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना, या किसी जगह पर धुआं बहुत ज्यादा हो गया है, तो डेफिनेटली उसकी मिकदार पर डिपेंड करता है। अगर मिकदार बहुत कम होगी, एक लेवल जो है एक्सेप्टेबल लेवल तक होगी, तो वो उस कंसेंट्रेशन को हम कहेंगे ठीक है, कोई नहीं, इसका नुकसान नहीं। और दूसरा परसिस्टेंस, कि वो केमिकल उस जगह पर कितनी देर तक अपना कंपाउंड जमा के रखता है। ठीक है ना। मसलन एक मिसाल है कि कोई पोल्यूटेंट अगर फर्ज करो सूरज के सामने है, तो अक्सर ये होता है कि सूरज के सामने उसके केमिकल बॉन्ड्स सूरज की हीट के सामने टूट जाते हैं और उसकी जो पोल्यूटेंट की जो क्या कहते हैं टिपिकल नेचर है वो नुकसान पहुंचा। और कई ऐसे होते हैं जो सूरज के सामने हीट और लाइट लेकर और ज्यादा ताकत हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो परसिस्टेंस यानी कितनी देर तक वो रह सकता है। दीज पोल्यूटेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड, ये बनाए जा रहे हैं, इंसान बना रहा है,
एंड डिस्चार्ज और फेंक दिए जाते हैं टू द एनवायरनमेंट, माहौल के हवाले कर दिए जाते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों से ये सारा पोल्यूटेंट जो है वो माहौल में भेज दिया जाता है। दे मेक द एनवायरनमेंट हार्मफुल टू लाइफ। सो पोल्यूटेंट, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा वो आपको बता रहा है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये है कि द पोल्यूटेंट, अब यहाँ सवाल आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड द कंटामिनेंट्स। तो ये सिंपल सी बात है, जिसने अब लेक्चर लिया आप में से तो उसका राइट बनता है कि वो फौरन से टेस्ट अपना कंप्लीट करे। तो अब सवाल लिखा हुआ है पोल्यूटेंट्स एंड कंटामिनेंट्स में क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, और कंटामिनेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी चीज को इम्प्योर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी मिसाल है दूध या मिल्क, उसके अंदर अगर आप पानी डाल देते हैं 1 गिलास, तो उससे दूध की ताकत कम होगी, लेकिन दूध से कोई नुकसान नहीं होगा आपको। यानी कि ये है कि आप उसका दूध पिएंगे, ठीक है, 1 गिलास पानी, अमूमन ये होता है कि जब दूध जरा ताकतवर होता है तो तगड़ा या फ्रेश खालिस दूध होता है, तो खवातीन जो है उसमें आधा गिलास पानी डाल देती है ताकि वो जरा थोड़ा सा हल्का हो जाए। या अब अमूमन जो है वो पानी डालने से दूध का ये होता है कि उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है, लेकिन पानी जो है वो उसको आलूदा नहीं करता, पोल्यूट नहीं करता। अगर वो पानी बिल्कुल सही है तो वो पानी उसको पोल्यूट नहीं करेगा, वो कंटेमिनेशन होगी, ठीक है ना, मिलावट भी कहते हैं जिसको। तो सवाल आएगा कि पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में क्या फर्क है। जबकि पोल्यूटेंट अगर उसमें डल जाए तो सारे का सारा दूध पीने के काबिल नहीं रहेगा, कंटेमिनेंट से ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। इस तरीके से जो जो सब्सटेंसेस एयर हवा को मुतासर करते हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे, जो सब्सटेंसेस वाटर को डैमेज करते हैं वो वाटर के पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे, और जो सब्सटेंसेस डैमेज करते हैं क्या कहते हैं एयर को, वाटर को, और जो सॉइल को, वो सॉइल के पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। वो कहता है कि इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एक अच्छा भला हमें फायदा देने वाला सब्सटेंस अगर एक खास मिकदार से ज्यादा हो जाए, मे बी हार्मफुल, वो भी नुकसान दे सकता है, ठीक है ना। अगर एक चीज हद से ज्यादा जो है वो किसी जगह पे हो जाए तो दैट इज अ हार्मफुल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि किसी खास मिकदार से बढ़ जाए, दैट सब्सटेंस विल आल्सो अ हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है ना। Even a beneficial substance beyond a specific concentration may be harmful. Air pollutants change the weather. Air pollutants जो हैं वो मौसम को बदल देते हैं, बैडली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज द प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स, ठीक है ना। ये सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है, इतना डीप नहीं है कोई चीज। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया था दैट वी हैव स्टार्टेड एट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर है जी 14। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 14 है, इस चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है, एंड दिस चैप्टर इज क्वाइट सिंपल एंड इजी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये चैप्टर जो है काफी इजी और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। सो बी केयरफुल इन योर माइंड दैट इट इज a वेरी मच अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप ये चैप्टर करके अपना अच्छा जो है ना वो पोर्शन जो है पेपर का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पोल्यूटेंट की टाइप्स जो है उसमें से 2 पोल्यूटेंट्स की टाइप्स हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। द फर्स्ट वन इज बेसिक पोल्यूटेंट, स्टार्टिंग वाला पोल्यूटेंट या हल्का पोल्यूटेंट, इसे कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और दूसरा वो पोल्यूटेंट्स जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो नॉर्मली ये होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर नॉट सच हार्मफुल, ज्यादा हार्मफुल प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नहीं होते, बल्कि ज्यादा हार्मफुल होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो कहता है कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स। एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, एग्जॉस्ट कहते हैं चिमनियों से निकलने वाले
धुएं को या गर्दो गुबार को। एग्जॉस्ट मतलब होता है किसी चीज का आखिरी मकाम जहां से वो चीज बाहर फैक्ट्री से निकाल दी जाती है गैसेस की शक्ल में। एग्जॉस्ट लगे होते हैं, मिसाल के तौर पे वहां पे कोई बर्निंग का प्रोसेस, जलने का अमल हो रहा है, कोई स्टील की तैयारी हो रही है, कोई लोहा तैयार हो रहा है, तो उसमें जितनी भी गैसेस होंगी वो सारी एक बड़े से एग्जॉस्ट फैन के जरिए उसको बाहर निकाल देंगे। या जब बड़ी सी जो है ना, वो एक उन्होंने चिमनी चिमनी बनाई होती है बड़ी सी, ऊपर टावर सा बनाया होता है, वहां से वो सारा धुआं बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें डेफिनेटली प्राइमरी प्लूटेंट्स में गैसें आती हैं ज़्यादातर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, CO3 गैस। तो वो सारी इसमें नॉर्मली जो है ना वो गैसेस ही आएंगी, ठीक है ना। यानी कि उसमें वो कहता है कि उसमें हमारे पास जो है वो गैसेस ही आएंगी नॉर्मली। ठीक है नहीं, वो कहता है दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना, वो गैसेस बनेगी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ सल्फर होगा SO2 एंड SO3। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड, ठीक है। सल्फर के कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड, ये सारे आप देखें ये गैसेस हैं। SO2 एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन गैस, हाइड्रोकार्बन, ये घरों में इस्तेमाल होती है, अमोनिया गैस एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। ये तमाम जितने भी कंपाउंड हैं ये बेसिक कंपाउंड हैं। अब जब बड़े बड़े जो पोल्यूटेंट हैं वो इन कंपाउंड से मिलकर बनेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। देखें ये लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, जरा फर्स्ट वन इज लिखा हुआ है कि SO2 एंड SO3, ठीक है ना। कॉपी इसमें से हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं SO2 एंड SO3। तो SO2 एंड SO3 का अगर हम यहाँ पे मुवाजना कर लें, ये देखें ये नीचे लिखा हुआ है SO2 एंड SO3। आप जरा गौर से देखिएगा, SO3 में मैं ऐड करता हूं वाटर। ये नीचे अगर किसी को नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। हमने एक प्लूटेंट लिया है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी प्लूटेंट बनाने वाले हैं। ये प्राइमरी प्लूटेंट लिया है, SO3 हवा में मौजूद थी, ठीक है ना। ये अगर आप गौर से देखें, SO3 हवा में मौजूद थी, ये एक प्राइमरी प्लूटेंट थी। उसके साथ वाटर ऐड हो गया, ठीक है। जब वाटर ऐड हुआ तो SO3 जो है ये दो वाटर मालिक, दो H2O, और ये यानी ये बन गया H2, ठीक है, ये आपने ले लिया। और ये SO3 और ये O, ये बन गया H2SO4। तो हवा में अगर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है और वहाँ वाटर वेपर्स के साथ वो रिएक्शन कर जाए तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा H2SO4, ठीक है ना। इट विल फॉर्म H2SO4। जब वो चीज़ हवा से रिएक्शन करेगी तो वो H2SO4 बना लेगी, ठीक है ना। सिंपल इज दैट। सादा सी एक जो है ना एग्जांपल है कि पहले गैसें थी, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड थी, उसमें वाटर ऐड हुआ तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। यानी कि सिंपल सी गैस जो है वो उस गैस पानी के साथ मिलकर एक इंतहाई सख्त किस्म का कंपाउंड बना लेती है, एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो जब वहां पे क्या कहते हैं बन जाएगा तो वो एक सेकेंडरी प्लूटेंट होगा, ठीक है ना। इट विल बी अ सेकेंडरी प्लूटेंट, ठीक है जी।
तो दोबारा से मैं यहाँ बताता हूँ कि प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो तमाम उसमें चीजें होती हैं जो बेसिक केमिकल्स होते हैं किसी चीज को ज्यादा तैयार करने के लिए, ठीक है ना। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट ऑफ एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जब भी कारखानों और चिमनियों में जो धुआं निकलता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जो चलता है, वो सारा का सारा प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाएगा, ठीक है ना। उसकी आगे फर्दर मिसालें दी हुई हैं उन्होंने, एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। वो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, गैसेज हैं सारी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन मीथेन गैस। ये मीथेन गैस जो है ये घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। यानी CH4 का जो जिक्र है गैस का, ये डोमेस्टिक फ्यूल है, ये घर में सुई गैस जो है CH4 है, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाया है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे बनता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हवा में जाकर रोशनी के साथ रिएक्शन करके और दीगर स्टेप्स के साथ रिएक्शन करते हुए मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन करते हैं, तो these reactions are called प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये इनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। These are सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पहली जो बात है वो सल्फ्यूरिक एसिड की उन्होंने बताई है, वही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को आपको यहाँ पे बताया था कि SO3 जो है, SO3 ये देखें, दोबारा से देख लें, SO3 एक एयर पोल्यूटेंट है जो कि दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में। These are ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब उसमें जो है आपने क्या किया, उसमें आपने ऐड किया, क्या कहते हैं, वाटर। वाटर हवा में मौजूद था, इन्होंने मिलके बना लिया H2SO4, दे फॉर्म H2SO4, ठीक है ना। अब ये SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया है नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो वो भी बड़ा आसान है, अगर नाइट्रिक एसिड आपने फाइंड करना है तो नाइट्रोजन का ले लें, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और उसमें आप वाटर ऐड कर दें, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा HNO3, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, तो वो HNO3 बन जाएगा। इस तरीके से सारे कंपाउंड जितने भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF, ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि ये पेपर के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हर दफा ये पेपर में सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्लीज बी केयरफुल, सवाल आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी ये सवाल दिया हुआ है और वैसे भी इस क्वेश्चन को आपने करना है। सवाल क्या है जी? सवाल क्या है कि सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स विद एग्जांपल। तो इतनी ज्यादा एग्जांपल लिखी हुई हैं आपने, दो एग्जांपल्स जो हैं वो आपने कर देनी है। प्राइमरी, ये वैसे ये वाला जो पेज है ये शामिल नहीं है टेस्ट में, ठीक है ना। ये वाला जो टॉपिक है ये टेस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हम ये जरा क्विक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्स जो आपने पढ़े हैं उसमें आपने ज्यादातर गौर से देखें, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात की थी, ऑक्साइड ऑफ कार्बन की बात की थी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात की थी और हाइड्रोकार्बन की बात की थी। तो यही यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स का जिक्र किया हुआ है। अब इसमें से ये जो यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें से इंफॉर्मेशन है कि वो कहता है कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि 99% ऑफ एटमॉस्फेयर उसमें यही दो गैसें हैं। ये हमने ट्रोपोस्फेयर में पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। वी हैव डिस्कस द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ट्रोपोस्फेयर, दैट हमने भी ये पहले पैराग्राफ में ट्रोपोस्फेयर में भी पढ़ा था। Although other gases are minor constituents, they can
दे कैन हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमने जो है वो क्या कहते हैं, जी 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 क्वेश्चन कीजिए जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे जो टॉपिक हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। जो टॉपिक हम कर रहे हैं यहाँ पे वो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। दिस टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अच्छा जी, तो वो हम जो है वो टॉपिक के बारे में हम इस तरह टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज। तो शुरू में तो इंट्रोडक्शन दी हुई है, बिकॉज एटमॉस्फेयर डिटरमाइंस द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। ठीक है ना, वो कहता है कि एटमॉस्फेयर ये डिटरमाइन करते हैं कि वो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं। दीज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेफ अप टू कंसंट्रेशन लिमिट। मैंने बताया था ना कि उसकी एक कंसंट्रेशन की एक लिमिट होती है, वहां तक तो चलो उसको हम कहते हैं कि वो ठीक है, बट इन सम एरियाज दिस लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे इंडस्ट्री वाले एरियाज, वहां पे ये लिमिट भी क्रॉस हो चुकी हुई है कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट 60 ईयर्स। क्योंकि आपको ये मैं बात बता दूं कि जो पिछला सदी है 19 सदी, वो इंडस्ट्रियल, उसे कहते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके अंदर सनती इनकलाब आया, इंडस्ट्री आई, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिस तरह के आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हवाई जहाज आए, ट्रेन का दौर शुरू हुआ, तो और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट गैजेट्स जितने भी हैं, ये सारे 90s में आना शुरू हुए। टेलीफोन की इजाद, टेलीविज़न की इजाद, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, हर तरह की चीज़ तैयार हुई। तो पिछले 60 सालों में जितनी सनदी तरक्की हुई है उससे इंसानी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हद तक उसमें इजाफा हो गया। एंड दीज ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेज एयर पोल्यूटेंट्स। कहते हैं कि जितनी पिछले 60 साल में पोल्यूशन फैली है, इतनी पीछे आगे जिंदगी में जो दुनिया की जिंदगी है उसमें नहीं फैली। ठीक है ना, तो जो पोल्यूटेंट पिछले 60 साल में जितने फैले हैं वो इतने जिंदगी में नहीं फैले। ठीक है जी, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद है कहता है कि सोर्सेज एंड एक्साइड्स ऑफ कार्बन एज फॉलोज। तो आप जरा बेटा आपको सबको ये देख, यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, एंड ये इतना सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है ना, इट कम्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, ये लॉन्ग में भी आ सकता है एज वेल एज इन शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये सवाल जो है ऑक्साइड्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है ना, बहुत ही अहम सवाल है ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जब कोई चीज जलती है वहां से आती है, वॉल्केनिक अरप्शन। ठीक है ना, यानी कि जो जमीन के नीचे है इस वक्त अभी आतिशफिशां पहाड़ हैं, वॉल्केनोज हैं, वो सारे वॉल्केनिक अरप्शन होती है वहां पे। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और जो इस वक्त दुनिया में जो भी चीज मर रही है, गलने सड़ने के अमल के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। However, the major sources of the emission of these gases is the combustion of fossil fuels, कोल, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इनकी फॉसिल फ्यूल से कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स बर्न इन कंबशन इंजन फॉर एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, गाड़ियां। उसके अलावा किल्न, भट्टियां, भट्टियां से मुराद ये है कि कारखाने की भट्टी। एनी इंडस्ट्री और ओपन एयर फायर्स एमिट CO एंड CO2। यानी कि वो कहता है कि अब इसके ना अब दो मेन पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स हैं। ये दो पॉइंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और दो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या हैं? ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट जो हैं वो हैं, both of these gases are emitted due to the volcanic eruption। ठीक है ना, ड्यू टू द वॉल्केनिक eruption। दो गैसेस जो हैं वो वॉल्केनोस के फटने से पैदा होती हैं। ठीक है, गैसेस जो हैं वो वॉल्केनो के फटने से भी पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना,
ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से भी ऐसा होता है। और यानी कि मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। एक तो ये टॉपिक हो गया वोल्केनिक इरप्शन, दूसरा हो गया डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आप कहते हैं कि ज्यादातर जो इन गैसेस का सोर्स है ना वो जलना है, किसका? पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह, इनका जलना, ठीक है ना। तो ये चीजों से ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इन चीजों से पैदा हो रही होती है, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स, अब ये फॉसिल फ्यूल कहाँ कहाँ जलते हैं? कारखानों फैक्ट्रियों में तो ये जलते ही जलते हैं, लेकिन कारखानों फैक्ट्रियों में तो ये जलते ही जलते हैं, लेकिन इनके बारे में उन्होंने बात बताई है कि ये कारखानों और फैक्ट्रियों में जलते ही जलते हैं। तो इनके बारे में उन्होंने ये बात बताई है कि ये जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है कि ये गाड़ियों में भी जलते हैं। Kilns of any industry or open fire air fires emit CO2 and CO, ठीक है ना। ये इनकी बात भी की है उसने। उसके बाद ये सवाल शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेस क्या हैं। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड में फर्क ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो जब कम जलने का अमल मुकम्मल होता है, कोई हवा की रोक टोक नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और जब जलने का अमल हल्का होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इसके बारे में मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर्स, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, जंगल को आग लग जाती है। अभी आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। वो दरख्त खुश्क होते हैं, तो खुश्क होने से जब हवा उनके दरमियान में से गुजरती है, बहुत शदीद किस्म के खुश्क दरख्तों में अचानक किसी न किसी वजह से चिंगारी फूट पड़ती है, जिससे आग लग जाती है। तो जंगल जो है वो पूरी दुनिया में बहुत सारे इलाकों में फैले हुए हैं। तो जो जंगल जो हैं वो जो दुनिया में फैले हुए हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग और लकड़ी का जलना, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ वुड। अभी भी बहुत से पसमानदा इलाकों में जहाँ पे तंदूर वगैरह या सुई गैस वगैरह जलाई जाती है, वहाँ पे भी लकड़ी जलाकर अपना गुजर बसर की जाता है। तो वो बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलने से भी क्या कहते हैं, अपना जो है वो क्या कहते हैं, गुजारा करते हैं। तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है ना। तो जो हाईलाइटिंग मटेरियल है वो ये है, फॉरेस्ट फायर्स एंड बर्निंग ऑफ वुड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन का। आप देखें एंड पे लिखा हुआ उसने, स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, एमिशन ऑफ CO2 डोमिनेट्स CO। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये फर्क है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाई, वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। जब हवा क्लियर आ रही होगी तो कार्बन जलेगा और उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी हवा की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ज्यादा खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल, ठीक है ना। ये जो है ये हार्मफुल केमिकल है। ये इतना नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्यादा नुकसानदेह पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो अ वेरी डेंजरस पोल्यूटेंट, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में उन्होंने दिया हुआ, डू यू नो। हम ये पढ़ के लेक्चर खत्म करेंगे। अब ये सवाल आ जाता है, एक सवाल आता है कि CO इज अ साइलेंट किलर, ठीक है ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर है, उसकी क्या वजह है, या ये एक शदीद किस्म का पोल्यूटेंट है, इसके बारे में बताएं, ठीक है ना। ये आ जाता है कि इट इज एन एयर पोल्यूटेंट। वो इसलिए इट इज अ हेल्थ हैजर्ड बीइंग हाईली पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी पॉइजनस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में हम खुद भी निकालते हैं जिस्म में से, और हवा में मौजूद भी होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उसको नहीं मिलता, ठीक है ना, एक देखे ना, ये है CO और एक है CO2। इन दोनों में फर्क ये है कि ये तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जैसे ही, तो ये
बड़ा काम इसमें गलत ये है कि छुपा हुआ कि कलरलेस है, ना बू है ना रंग है। इट्स प्रेजेंट कैन नॉट बी नोटिस्ड इजीली एंड रेडिली व्हेन इनहेल्ड। जब इसको हम अंदर सांस के लेके जाते हैं, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन द ऑक्सीजन। यानी कि हीमोग्लोबिन, जो इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसने क्या करना है, उसने बेसिकली जुड़ना होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे ये खराब हो जाते हैं सेल्स। तो दस हिंडरिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कभी भी आपने ये काम नहीं करना कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को बॉडी में, एक तो, और दूसरा जब जला रहे हैं कोई चीज, बर्निंग का प्रोसेस, तो क्लोज प्लेसेस में नहीं करना। एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO कॉजेज हेडेक एंड फटीग। सर दर्द हो सकता है और भूख लग थकावट हो सकती है। फटीग कहते हैं थकावट को। और अगर मुसलसल हम इसको फॉर अ लॉन्गर टाइम रिजल्ट्स ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड अल्टीमेटली डेथ, और आखिरकार इंसान की डेथ हो जाती है। दिस इज द रीजन वाई बर्निंग इज नॉट अलाउड इन क्लोज प्लेसेस। खुली जगहों पर इसीलिए मना करते हैं आग जलाने, सॉरी, बंद जगहों पर। हमेशा खुली जगहों पर आग जलानी चाहिए किसी काम के लिए। होता यह है कि अक्सर घरों में आग लग जाती है, तो जो घरों में आग होती है वो होती है बंद जगहों पर, ठीक है ना, क्लोज प्लेसेस पे। तो क्लोज प्लेसेस पे आग लगने से कार्बन को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो बजाय ये कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर, वो बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ। अब मिसाल के तौर पे एक अपार्टमेंट में आग लगी है, वो अपार्टमेंट के अंदर जब आग लगेगी तो वहां पे तो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी। तो जो अफराद वहां पे उसका विक्टिम बनेंगे, शिकार होंगे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का शिकार हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होंगे। जलने का अमल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जलने का अमल तब नुकसानदेह है जब पूरे तरीके से कार्बन प्लस, यानी ये वाला रिएक्शन होना चाहिए, C+O2, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए CO2, ठीक है ना। ये वाला रिएक्शन होना चाहिए C+O2 एंड दैट इज इक्वल टू CO2। C+O2 और ये CO2 वाला रिएक्शन होना चाहिए, फिर जाके जो है ना वो हमें क्या कहते हैं, बात क्लैरिटी होती है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि CO is an air pollutant. It is health hazard, being highly poisonous gas, being colorless. यहाँ ये ना इसकी दी में क्या कहते हैं, इसके शुरू में लिखी हुई है इसकी खसूसियात, फिर उसे लिया हुआ है कि जब बंद जगहों पर क्लोज प्लेसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और अगर किसी ने उसको सांस ले लिया तो क्या होगा कि उससे पहले उसको दम घुटेगा, थकावट होगी, सफोकेशन होगी, और उसके बाद सर दर्द होगा, और उसके बाद वो अगर मुसलसल वहीं पड़ा रहा तो दम घुटने से, सांस घुटने से उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। इट इज एडवाइज, इसीलिए हमें कहते हैं कि जब आप सोने लगें तो चाहे आप जितना मर्जी आपको ठंड लग रही हो, ठीक है, एक दफा कमरा गर्म करने के बाद फौरन से पहले, ठीक है, वो कहता है कि इट इज एडवाइज्ड, देयर इज रीजन दैट why burning is not allowed in closed places. It is advised to switch off coal and gas heaters, कुकिंग रेंज बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने से पहले ये तमाम अप्लायंसेस जो हैं वो आप अपने बंद करके सोना चाहिए। तो ये जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जी, ठीक है ना। लाइफ के मुतालिक भी, जिंदगी के हवाले से भी है, आगे जिंदगी में भी आपको काम आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी हेल्थ हैजर्ड पोल्यूटेंट, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट। कार्बन डाइऑक्साइड को तो कई जो है ना साइंटिस्ट पोल्यूटेंट मानते भी नहीं है। हाँ, उसकी कंसेंट्रेशन हद से बढ़ जाए तो उसे कहते हैं पोल्यूटेंट है, लेकिन नॉर्मली नहीं कहते। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट है, और ये सवाल जो है वो पेपर में आपने लाजमी करना है, ये याद भी करना है इसके बारे में, इसको बल्कि सोचना भी है ये क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट फॉर टुडेज लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रेंथ अपनी अटेंडेंस की बढ़ाते जाइए और इंशाल्लाह आप तैयारी करते जाइए। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम या मसाइल हैं तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे बताइए और नेक्स्ट लेक्चर में सवाल